अस्सलाम वालेकुम। आज मैं पंजाब पुलिस पीएचपी और एसपीयू के 13 मार्च को होने वाले टेस्ट के बारे में बात करूंगा, बल्कि उसका थोड़ा पोस्टमार्टम करूंगा। बोर्ड ने आखिर ना चाहते हुए भी ये टेस्ट ले लिया और बोर्ड असल में लेना नहीं चाह रहा था ये टेस्ट, लेकिन उसको ज़बरदस्ती ये हुक्म दिया गया वज़ीर आला साहब की तरफ से। वज़ीर आला साहब ने तो मतलब स्टूडेंट्स के और कैंडिडेट के मफाद में उनको टेस्ट लेने के लिए हुक्म दिया, लेकिन उन्होंने भी हुक्म भी इस तरह माना कि जैसे कोई बंदा काम ना करना चाह रहा हो, उससे ज़बरदस्ती काम कहें, वो फिर काम ऐसा करता है कि कहने वाला पछता रहा होता है कि मैं काश इसको ये काम ना ही कहता। तो बोर्ड ने ये काम ऐसे ही किया। बोर्ड की जो यूनियन और इसके एम्प्लॉयज़ इस बारे में प्रोटेस्ट करते रहे हैं कि हमारे पे बर्डन होगा, हम नहीं ले सकते, और नहीं लेना था तो ना लेते, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ ना खेलते। जो इसमें किया गया है वो बहुत ही गलत किया है। इंतहाई गैर मेरी टेस्ट बनाया गया है और स्टूडेंट का फ्यूचर दाव पे लगा दिया गया है इस पर। ये तो वो कहते हैं ना कि बकरी दूध दे लेकिन मेंगनियाँ डाल के दे। बोर्ड ने ऐसे ही टेस्ट लिया और टेस्ट देख के मैंने जहाँ तक ऑब्ज़र्व किया है कि जिस बंदे ने टेस्ट बनाया है ना, उसने कभी कोई मुकाबले का इम्तिहान नहीं दिया। कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर उसने दिया होता तो उसको थोड़ा सा सेंस होता पेपर बनाने का। मैं इसके बारे में तो बात करता हूँ आगे चल के कि पेपर में क्या क्या ब्लंडर किए गए हैं, क्या क्या मिस्टेक की गई हैं ऐसी जो ये टेस्ट किसी लिहाज से भी मेयार पे पूरा नहीं उतरता। अब जहाँ तक एक ये भी इस बारे में है कि अदारों में ऐसे लोग सियासी भर्तियाँ और इस तरह सिफारशी लोग इतने हैं, तो वो शायद चाहते नहीं कि पढ़े लिखे लोग आगे आएँ। मेहनत करके जिन्होंने इतना एक एक साल मेहनत की है वो लोग आगे आएँ, उनको उनका पेपर उस हिसाब से बनाएं। ये तो ऐसे ही है, शायद उन्हें इस बात की एहसास कमतरी है जो ऐसे लोग होते हैं कि पढ़े लिखे, हम जिस तरीके से आए हैं, पढ़े लिखे लोग आके हमारी तो वैल्यू कम हो जाएगी किसी महकमे में भी। तो वो टेस्ट उन्होंने ऐसे टेस्ट लिया है। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि गांव में ना एक नीम खानदा किस्म का बंदा चौधरी बना होता है, तो एक शहर से पढ़ के बंदा आ जाता है, उसको ये फ़िक्र लाहक होती है कि मेरी तो वैल्यू कम हो जाएगी। उसके जहन में एक बात आती है, वो कहता है कि मैं ये शहर से पढ़ के आया ना, मैं इसे एक टेस्ट लूँगा, अगर ये पास हो गया तो हम समझेंगे कि ठीक है ये पढ़ा लिखा बंदा है, वरना हमारी नज़र में ये फारग है। गाँव वाले ने कहा ठीक है टेस्ट ले लो आप इससे। वो जो जाहिल किस्म का बंदा था वो पढ़े लिखे बंदे का टेस्ट ले रहा है। वो एक ऐसे लाइन ड्रा करता है, ऐसे वो उससे पूछता है कि तुम पढ़ के आए हो शहर से, बताओ कि ये क्या है। उसने कहा ये जिगजैग लाइन है। उसने कहा नहीं जिगजैग लाइन नहीं है। उसने कहा कि ये बोल्ट का निशान होगा, बिजली का निशान होता है, ये वो हो सकती है। उसने कहा नहीं वो भी नहीं। उसने कहा कि फिर मुझे क्या पता कि आप क्या पूछना चाहते हैं कि ये क्या है। तो उसने कहा कि तुम शहर से पढ़ के आए हो, तुम्हें इस बात का नहीं पता कि ये लाइन क्या है। उसने कहा आप बता दें आप किस हवाले से पूछना चाह रहे हैं। वो गांव वाले को कहता है कि देखो इसको बैल के पेशाब का ही नहीं पता, चलता हुआ बैल पेशाब करता है तो ऐसे निशान नहीं बनता उसका। तो गांव वाले भी कहते हैं ये तो फारग है, इसको तो यही बात नहीं पता। तो बोर्ड ने भी ऐसे ही किया, उसने भी ऐसा सवाल पूछा है पेपर में कि ताकि बस आप लोगों को फारग क्लियर कर दिया जाए, सोची समझे प्लान के तहत। तो ये इंतहाई ज़्यादती है मेरी नज़र में। अब मैं इस बात पे आ जाता हूँ कि पेपर में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैंने कहा कि ये पेपर बिल्कुल भी गैर मेयारी है। मैं आज इस वीडियो में ऐसी आपको बातें बताऊंगा जिसकी वजह से इस पेपर को कैंसिल होना चाहिए। अगर मैंने ये भी सुना हुआ है कि ऑनरेबल कोर्ट में रिट हो रही है इस बारे में या हो गई है, तो ये वीडियो रेफरेंस के तौर पे उन लॉयर को दिखानी चाहिए लाजमी, जो मैंने अपनी तरफ से ऑब्ज़र्व करके पॉइंट नोट किए हैं। इनकी बिना पर कोर्ट जो है वो कैंडिडेट के हक़ में फ़ैसला करेगी।
और पेपर को कैंसिल किया जाना चाहिए। मैं आगे चल के आपको उन पॉइंट्स के बारे में बताता हूँ। अब आ जाए पहली जो गलती थी। पहली गलती इस टेस्ट का रिपोर्टिंग टाइम गलत था। कोई भी ऐसा टेस्ट जो मतलब जिसमें बैनुल अज़लाई लोगों ने आना हो, इतनी दूर दूर से लोगों ने आना हो, उनके पहुंचने का कम से कम टाइम रखा जाता है। हर किसी के पास अपनी गाड़ी नहीं होती और हर कोई एक रात पहले आके नहीं रह सकता। मैं भावलपुर रीजन वाले जो ग्रुप बनाया था उसकी बात करता हूँ, साउथ पंजाब वाले की। अब जिन्होंने राजनपुर, रहीम यार खान से आगे किसी गांव से आना था, वो कैसे पहुँचते? वो गांव से अपने शहर के किसी स्टॉप तक पहुँचते। मुल्तान से भी जो लोग सुबह नमाज के टाइम उठ के निकले हैं, वो बड़ी मुश्किल से सेंटर में पहुँचे हैं। 11 बजे रिपोर्टिंग टाइम 2 बजे 3 बजे होना चाहिए था, 1:30 बजे हो जाता। 1:30 बजे से 4 बजे तक पेपर लेना तो कोई मसला नहीं था। 10 बजे रिपोर्टिंग टाइम रख दिया। 10 बजे राजनपुर, रहीम यार खान और उसकी दूर दराज तहसीलों से लोग कैसे आए? लोग जैसे तैसे जलील होके आए। लोगों ने मुंह मांगे लोगों को किराए दिए, गाड़ियां प्राइवेट करवाईं इस टेस्ट के लिए। टेस्ट की फ़ीस ही नहीं, सिर्फ वो हज़ारों रुपया किराए की मद में भी दे के आए, सिर्फ बोर्ड की इस मर्ज़ी के लिए कि रिपोर्टिंग टाइम अपनी मर्ज़ी का रख दिया, ऊपर से सेंटर इतने कम बनाए। असल में प्रोफेशनल बिहेवियर ही नहीं था इस टेस्ट में शुरू से। पीपीएससी, एफपीएससी अगर कैंडिडेट बहुत कम हो तो फिर ऐसा होता है कि वो कम सेंटर बनाता है या लाहौर में या इधर उधर सेंटर बना लेता है, और वो बड़ी पोस्ट के लिए होते हैं और मैच्योर लोग होते हैं। बोर्ड ने कैंडिडेट ज़्यादा होने पे सेंटर ऐसा बनाया। अब देखें डीजी खान और राजनपुर और भावलपुर, लोधरा, बिहाड़ी, इन लिया वालों के लिए मुल्तान ज़्यादा नज़दीक था, भावलपुर में सेंटर बना दिया। एक साइड पे सारे लोग जाएं, सेंटर में ना आए। और इतने कैंडिडेट को वहाँ जाने की बजाय अगर बोर्ड का अमला ऐसे मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में आके, डिस्ट्रिक्ट में ना आता, जहाँ जहाँ बोर्ड के अपने ऑफिसेज़ हैं, जहाँ रीजनल ऑफिस है, मुल्तान बोर्ड है, डीजी खान बोर्ड है, हर बोर्ड में अलग अलग तो बनाया जाता। पहली ये गलत बात जो अपनी मन मर्जी से उन्होंने तंग करने के लिए स्टूडेंट्स को ये तरीकाकार बनाया, जो बिल्कुल गलत। दूसरा जो सबसे बड़ा ब्लंडर है इस टेस्ट का, कि उसमें पैटर्न नहीं बताया गया। अब मैं तो चाहता हूं कि इस पे रिट और कोर्ट में जाके पेपर बनाने वाला बताए ऑनरेबल कोर्ट को कि पैटर्न ना बताने की क्या मंतक थी, क्यों पैटर्न नहीं बताया गया। आम तौर पे पेपर होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है, और स्टूडेंट ने इसी हिसाब के से तैयारी की और बोर्ड को इस बात का पता हिसाब से तैयारी की है, और इस हिसाब से एमसीक्यू बेस्ड तैयारी करने की वजूहात हैं जिसकी वजह से कैंडिडेट ने तैयारी की। उनके वहमो गुमा, उनको कैसे ख्वाब आना था कि बोर्ड को इस दफ़ा ये सूझ गया है कि वो सब्जेक्टिव पेपर ले लेगा। उनके सब्जेक्टिव तैयारी करने की वजूहात में पहली वजह ये कि जब से टेस्ट होने लगा है, को टेस्टिंग एजेंसी लेने लगी है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट ही आ रहा है। दूसरी रीज़न ये कि पुलिस के डीआईजी साहब ने इंटरव्यू में ये बताया कि 70% होगा ऑब्जेक्टिव। ऐसे होते हैं, वो पहले भी आते रहते हैं, ऐसे का स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं था। तीसरी बात ये कि पीपीएससी, एफपीएससी और एनटीएस, सीटीएस जितनी टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो किसी भी जॉब का टेस्ट लेती हैं तो वो एमसीक्यू बेस होता है। चौथी बात ये कि पुलिस, एफआईए और एएसएफ और इस तरह के मोटरवे जितने अदारे हैं, इन सब का एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होता है। पांचवी बात ये कि जितनी मार्केट में बुक्स हैं, उन सारी बुक्स में एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न है। मैं ये नहीं कहता कि बोर्ड उनकी किताबों के मुताबिक वो बनाता, लेकिन बोर्ड को कम से कम ये अंदाज़ा तो होता, जब पूरा जो सिनेरियो ये बना हुआ है कि एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होना है, स्टूडेंट ने तो इस हिसाब से तैयारी की हुई है, तो बोर्ड खामोश रहा है। ये खामोशी नहीं, ये मुजरमाना खामोशी थी कि पता ही ना चले, अचानक किसी के सर में लाठी मारो। पैटर्न ना बताना क्या रीज़न थी, मुझे तो बस नहीं चलता।
कि मैं कैसे मेरे सामने कोई बंदा है उससे मैं पूछूं कि बताएं पैटर्न ना बताने की रीज़न एक बता दें, कोई एक माकूल रीज़न बता दें कि आपने पैटर्न क्यों नहीं बताया। और सब्जेक्टिव पेपर बना दिया। सब्जेक्टिव पेपर बनाना वैसे भी इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी कोताहियाँ हैं जो अब रह जाएंगी। पहली बात तो ये कि OMR शीट पे ऑब्जेक्टिव पेपर होता था तो कंप्यूटर पे चेक होता था, कोई इतना नंबर का इशू नहीं होता था। सब्जेक्टिव पेपर है, हर बंदा जो मुख्तलिफ पेपर चेकर होंगे वो उसको चेक करेंगे, तो हर कोई अपने हिसाब से नंबर देगा। जो सब्जेक्टिव पार्ट का पेपर था इसमें पाँच क्वेश्चन थे, हर क्वेश्चन के 3-3 पार्ट थे, तो मिला के टोटल 15 क्वेश्चन बनते थे। कोई 3 नंबर का, कोई 6 नंबर का, कोई 4 नंबर का, टोटल 15 क्वेश्चन थे। आप हिसाब लगाएं, एक बंदे का पेपर किसी और चेकर के पास जाता है, एक का किसी और चेकिंग करने वाले के पास जाता है, एक बंदा एक नंबर उसको ज़्यादा दे देता है। 15 नंबर का फ़र्क पड़ गया दोनों स्टूडेंट्स में। चलो एक नहीं देता, इतनी मेंटल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, आधा नंबर ही दे दे। 7.5 नंबर का फ़र्क पड़ गया दोनों स्टूडेंट्स का सब्जेक्टिव पेपर को मार्क करने में। ये डिफरेंस कहाँ से कहाँ ले जाएगा दोनों कैंडिडेट को जिनका सेम पेपर था। ये एक बहुत बड़ी गलती, सब्जेक्टिव पेपर बना के। जो एकेडमिक पेपर होते हैं एक जैसे भी मार्क्स दिए जा सकते हैं, कम ज़्यादा थोड़े बहुत मार्क्स करने से इतना ज़्यादा स्टूडेंट्स पे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ तो उनके फ्यूचर का, उनकी जॉब का, उनके मुस्तकबिल का सवाल है। यहाँ तो एक नंबर जो है ना, एक नंबर यहाँ पे काउंट होता है, एक नंबर अपनी वैल्यू रखता है। मैट्रिक वाले सिलेबस से पेपर बना दिया। एक तो 2 साल से स्टूडेंट अप्लाई करके बैठे थे, 1.5 साल से, तकरीबन 1.5 साल से अप्लाई किया हुआ था, तो कम अज़ कम भी जिसने फ्रेश मैट्रिक की थी उसको 2 साल हो गए थे। ज़्यादा स्टूडेंट हैं जिसको 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल हुए हुए मैट्रिक किए हुए। उन्हें तो नहीं पता था, मैट्रिक से चलो बनाना ही था, ये बता दिया जाता कि फिर वो बाकी ना करते। वैसे मैट्रिक से बनाने का तुक्की क्या बनता है? मैट्रिक की किताबों से अगर पेपर आपने बना देना है तो फिर जो मैट्रिक में उनके ऑलरेडी स्टूडेंट के नंबर थे उनकी परसेंटेज देख के, तरीका तो ये भी बिल्कुल गलत है, लेकिन आप उन्हीं की परसेंटेज दे के उनको नंबर दे देते। फिर आप किस मर्ज़ की दुआ है? अगर मैट्रिक के उसके देना था, वो तो पहले ऑलरेडी एग्ज़ाम दे के नंबर ले चुके हैं इन्हीं किताबों, इसी कोर्स में से। जिसकी 60% है उसको 100 में से 60 नंबर दे देते, जिसकी 45% है उसको 100 में से 45 नंबर दे देते। फिर आपने 500 फीस किस लिए ली और इतना दूर सेंटर बना के लोगों को जलील किस लिए किया, अगर यही करना था तो। और यही बोर्ड है, जब मैट्रिक वाले कैंडिडेट का पेपर लेता है तो उन कैंडिडेट को एक चीज़ का पैटर्न पता होता है। उनको पता होता है कितने ऑब्जेक्टिव आना है, कितना सब्जेक्टिव आना है, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, कितने लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं। इतनी माइन्यूट डिटेल भी बताई होती है कि किस चैप्टर में से कितने % पेपर आना है। तो ये जो पुलिस का टेस्ट देने आए ये सुतेले कैंडिडेट थे, इनको नहीं बताया जा सकता था। ये भी मैट्रिक वाले स्टूडेंट्स को पता होता है कि कौन कौन से चैप्टर से मिलके एक सवाल बनना है, या पहला शॉर्ट क्वेश्चन का जो ग्रुप है ये कौन कौन से चैप्टर में से आना है, दूसरा किस में से आना है, लॉन्ग क्वेश्चन किस में से आता है। और बोर्ड हर दफ़ा उसी पैटर्न को फॉलो करता है, तो इनको नहीं बताया जा सकता था। यही बात इनको बता दी जाती। चलो ये सारा कुछ कर लिया, ये जस्टिफाइएबल नहीं है, लेकिन चलो सारा कुछ कर लिया, फिर पेपर में चॉइस नहीं दी गई। पेपर में ना चॉइस ना देने की क्या मंतक थी? चॉइस क्यों नहीं दी गई? मैं तो चाहता हूँ कि जो ये रिट हुई है ये मज़ीद लोग भी अगर रिट इस पे करें तो ऑनरेबल कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करें कि एक तो ये जो पेपर था, ये पेपर और CSS का पिछला क्वालिफाइंग पेपर CSS का स्क्रीनिंग टेस्ट जो था, इन दोनों को ऑनरेबल कोर्ट के सामने पेश किया जाए कि इनमें से कौन सा मुश्किल है। तो मैट्रिक बेस वालों को ये पेपर देना बनता था कि नहीं। दूसरा, कोर्ट से ये रिक्वेस्ट की जाए कि जो ये टेस्टिंग एजेंसीज़ हैं जैसे PPSC, FPSC, NTS और बड़ी बड़ी टेस्टिंग एजेंसीज़, इनके हेड्स पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई जाए
और उससे एवेल्यूएट कराया जाए कि ये टेस्ट की हेल्थ ठीक थी या नहीं थी, ये टेस्ट मेयार के मुताबिक था या नहीं था, तो यकीनन वो जो ऑनरेबल अदारे हैं, प्रोफेशनल अदारे हैं, वो इसका जो कच्चा चिट्ठा खोल के रख देंगे। तो फिर इस पे पेपर को कैंसिल किया जाए और स्टूडेंट की फ़ीस वापस की जाए। बाकी चीज़ों पे भी तो कमीशन बनते रहते हैं, इसमें भी बन सकता है। इसमें भी लाखों कैंडिडेट के फ्यूचर का मसला है जो इसके इंतज़ार में है, तो एक कमीशन बनाना चाहिए इस पे भी। अब पेपर के क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहला इंग्लिश का पोर्शन। इंग्लिश के पोर्शन में ये गलती कि ऐसे इसमें नॉकआउट दिया गया। अब मैट्रिक बेस्ड स्टूडेंट को नॉकआउट ऐसे देने का क्या तुक बनता है कि एक ही टॉपिक है, इसी पे ऐसे आपने करना है, अगर आता है तो ठीक है, वरना सीधे 6 नंबर गया। मैट्रिक बेस पे आपको इतना तो स्टूडेंट को ऑप्शन देनी चाहिए, अगर आपने इंग्लिश का ऐसे देना ही है, कि उनको एक से ज़्यादा टॉपिक दें ताकि वो उस पर अपनी चॉइस के मुताबिक चूज़ करके उस पर लिख सकें। ऊपर से सेंटेंस दे दिए, 3 नंबर के 3 सेंटेंस दे दिए। सेंटेंस, एक तो वोकैबुलरी का टेस्ट अलग कि वोकैबुलरी में उसके मीनिंग आते हैं, फिर उसका सेंटेंस भी आता हो। मतलब अगर किसी को मीनिंग आते भी हों तो वो नंबर ना ले सके इसमें, एक नंबर का। और जो पाकिस्तान स्टडीज़ का पोर्शन है, ये तो सबसे बड़ी उनकी गलती है जिसकी वजह से पेपर ये कैंसिल हो सकता है। ये तो ज़रूर ऑनरेबल कोर्ट को पेश करना चाहिए कि पाकिस्तान स्टडी का पोर्शन इंग्लिश में किस रूल के तहत दिया, और बाकी सारी गलतियां भी बोर्ड की जो गुनाह है ना माफ़ किए जा सकते हैं। इस बेस पे तो पेपर कैंसिल होना चाहिए। अब पेपर बना, इतनी सेंस नहीं थी पेपर बनाने वाले को कि किसी भी पोस्ट के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है उसको देखा जाता है। मिनिमम क्राइटेरिया था मैट्रिक, 50% मार्क्स। उसमें मैट्रिक आर्ट्स के साथ भी किसी की हो सकती है, उर्दू मीडियम भी हो सकती है, साइंस के साथ भी उर्दू मीडियम हो सकती है, इंग्लिश मीडियम भी हो सकती है। तो या तो क्वेश्चन दोनों में दिया जाता। जब किसी ने पढ़ी उर्दू में है, जिसने उर्दू मीडियम पढ़ी है, या तो उर्दू मीडियम की ऑप्शन ही ना दे बोर्ड। ये बोर्ड खुद ही एग्ज़ाम बनाने वाला है, फिर भी ये नाअहली इनकी देखें, खुद ही पेपर लेता है। इनको अच्छी तरह पता है कि कैंडिडेट किस किस डिसिप्लिन में अप्लाई करते हैं। जिसने मैट्रिक आर्ट्स के साथ उर्दू मीडियम की है उसके मुताबिक ये पेपर था, आप उसी को फॉलो करके पेपर बनाते। हायर क्वालिफिकेशन वाला कभी भी इतराज़ नहीं कर सकता, लेकिन लोअर वाला तो कर सकता है। जिसने पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ी है उर्दू में, वो इस सवाल को समझे कैसे। जवाब देना ना देना तो बाद की बात है। चलो, इसका अगर उर्दू में भी वो जवाब देता तो पहले तो सवाल को समझता तो देता ना। कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जो डेमोक्रेसी, उर्दू में जमहूरियत पढ़ा होगा उसने, आपने रूल्स ऑफ डेमोक्रेसी कर दिया। 5 ईयर प्लान, 5 साल मंसूबा उसने पढ़ा होगा। तो ये किस असूल के तहत आपने दे दिया इंग्लिश में पोर्शन? ऐसे इस्लामिक स्टडीज़ का भी इंग्लिश में दे दिया। हमेशा मिनिमम क्वालिफिकेशन को क्राइटेरिया को देखा जाता है। आपने इंग्लिश मीडियम को मद्देनज़र रख के बना दिया। ये तो FSC में क्वेश्चन आते हैं, BA BSc में आते हैं, इंग्लिश उर्दू दोनों में सवाल पूछा होता है। आपने मैट्रिक बेस पे कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है, या तो उर्दू मीडियम वालों को वैसे ही निकाल देते कि हमने पेपर तो आपके मुताबिक बनाना नहीं। BA तक भी जो सवाल आते हैं, यूनिवर्सिटी जो पेपर लेती है, उसमें उर्दू इंग्लिश दोनों में सवाल पूछा होता है। आपने सिर्फ इंग्लिश में सवाल पूछ लिया कि अंग्रेज़ बैठे हुए हैं, हाईली क्वालिफाइड बंदे CSS का एग्ज़ाम देने बैठे हुए हैं। अब मैथ के पोर्शन पे आ जाए। मैथ के पोर्शन में सबसे ज़्यादा नाअहली तो मैथ के पोर्शन में शो हुई है पेपर बनाने वाले की, जिसको इतनी सेंस नहीं है कि जनरल मैथ में कौन सी चीज़ें आनी चाहिए। किसी भी फोर्स का टेस्ट लेते हैं तो उसमें IQ मैथ का पोर्शन लाजमी रखा जाता है इंटेलिजेंस देखने के लिए। इंटेलिजेंस कैसे, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम होते हैं स्टूडेंट को, वो सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं। इंटरनेशनल, पूरी दुनिया में टेस्टों में ऐसे ही होता है।
पाकिस्तान में भी पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब और NTS और सारी ऑर्गेनाइजेशन इसी बेस पे टेस्ट लेती हैं। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम होते हैं, उनको मैथ के फार्मूले और वो चीज़ें लगा के सॉल्व किया जाता है। परसेंटेज के हो गए, प्रॉफिट लॉस के हो गए और रेशो प्रोपोर्शन के हो गए कि एक बंदा इतने दिनों में कितना काम करेगा तो दूसरा बंदा इतने दिनों में करता है तो दोनों मिल के कितना करेंगे। इस तरह के प्रॉब्लम जिस पे स्टूडेंट अपना जो IQ वो यूज़ करे, अर्थमेटिक सीरीज़, सीक्वेंस, इस तरह की चीज़ें, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं आमतौर पे फोर्स के टेस्ट में। और वो होते क्योंकि फोर्स में इंटेलिजेंस का काम होता है, इंटेलिजेंस का पोर्शन होना चाहिए। आपने वही मैट्रिक वाला हाथ रखा है उनको कि जो रट्टे वाला, अगर ये पैटर्न बता भी दिया जाता तो ये पैटर्न बता के भी ये पेपर लेना फजूल काम था। पहली बात तो पैटर्न नहीं बताया, जिस पैटर्न पे आपने पेपर लिया, मैथ के अहम जो टॉपिक हैं IQ और इसके हवाले से, जिससे स्टूडेंट का IQ और ये चीज़ें जज हो सकती हैं, परसेंटेज, एवरेज, रेशो प्रोपोर्शन, ज्योमेट्री, अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस, और ये सारी चीज़ें छोड़ के उसने क्रैमर रूल और लॉगरिथम में से दे दिया। आप FPSC, PPSC, इनके 10,000 के करीब एक बुक में MCQs है, मेरे पीछे भी पड़ी हुई है बुक। आप इसमें से एक भी सवाल क्रैमर रूल या लॉगरिथम में से दिखा दें, जनरल मैथ में आता ही नहीं। जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहाँ ये यूज़ होता है। तो और 4-4 नंबर का सवाल दे दिया कि जिसको नहीं आता उसके सीधे 4 नंबर ही जाएं। छोटे क्वेश्चन दे देते हैं MCQ टाइप, लॉगरिथम के फिर भी जस्टिफाई चलो था कि 1-2 क्वेश्चन किए हैं और ऑप्शन भी हैं, और स्टूडेंट का पता नहीं कहाँ से उसने पढ़ा है, पता नहीं कहाँ से उसने पेपर बनाया है, इतना भी उसको पता नहीं है। गैट जर्नल में जो MPhil में एडमिशन लेने के लिए गैट जर्नल जो टेस्ट होता है, उसमें जो जनरल मैथ होती है, उस मैथ में भी ये चीज़ें नहीं होती। उर्दू में भी ऐसे ही किया गया, नॉकआउट ऐसे दे दिया गया, एक ही ऐसे, उसी को हल करो, या आर या पार, 6 नंबर सीधे गंवाओ जिसको नहीं आता। इस्लामिक स्टडीज़ का पोर्शन, मुझे तो रोना आता है उसकी लॉजिक पे, पेपर बनाने वाले की पे। हमेशा पेपर में जनरल चीज़ें दी जाती हैं, उसने इस्लामिक स्टडीज़ की जो जनरल चीज़ें, जो जनरल नॉलेज है, इस्लामियात का जो जनरल नॉलेज है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में, सीरत नबी, कुरान के बारे में मालूमात, अंबिया इकराम के बारे में, ये सारी चीज़ें छोड़ के उसने सीधी सीधी आयतें और हदीस दे दी। जैसे किसी MA अरबी का पेपर था या किसी आलम दीन का फ़ाइनल पेपर था जिसने कुरान मजीद का तर्जमा और हदीस पढ़ी हुई थी। याद रहे कि इसका पैटर्न नहीं बताया गया था, चाहे ये मैट्रिक में से उठाया गया, लेकिन पैटर्न नहीं बताया गया था, तो कैसे किसी को पता हो सकता था कौन सी। मैंने MPhil कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, मुझे बताने में ये कोई शर्म नहीं है कि ये जो आयत कुरानी थी, ये मुझे भी नहीं इसका तर्जमा आता था, और कुछ इसमें से चीज़ें, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो मुझे भी नहीं आते थे। और ये मुझे ही नहीं, आप जिसने पेपर बनाया उसको बुलाएं और पैटर्न बताए बगैर मैं किसी कैंडिडेट को, जो पंजाब पुलिस का कैंडिडेट है, उसको कहता हूं कि पैटर्न बताए बगैर इसको पेपर बना के दो। पेपर बनाने वाला उस कैंडिडेट के हाथों ना फेल हो तो आप मुझे पकड़ लें, जैसे इन्होंने पेपर बनाया। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रख के फाइनल ये इस नतीजे पे हम पहुंचते हैं कि ये पेपर कैंसिल होना चाहिए। इसके अब मैं फाइनली इसकी तरफ आता हूँ। इसके 3 हल हो सकते हैं। या तो ऐसा किया जाए, ये पेपर कैंसिल किया जाए, कैंडिडेट को फ़ीस वापस दी जाए, और बल्कि हर्जाने के तौर पे उनको एक्स्ट्रा पैसे दिए जाएं जो उनका टाइम और पैसे, ये चीज़ें खर्च हुई हैं। ये सबसे बेहतर इसका हल है। और फिर किसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन को दे के ये टेस्ट दोबारा करवाया जाए। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर किसी कैंडिडेट को फेल ना किया जाए। मुश्किल पेपर लाना अलग बात है, मुश्किल पेपर आ जाता, कम मेरिट बनता, खैर है, लेकिन स्टूडेंट्स को फेल कर देना, निकाल देना, ये तो, और 2 साल से वो इंतज़ार कर रहे हैं, 1.5 साल से ओवर एज हो चुके हैं। आप फेल कर दें, सीटें खाली बच जाएं, उनका फ्यूचर का क्या होगा।
आप अगर कैंडिडेट को फेल कर देंगे तो उनका क्या फ्यूचर होगा, उनका सीटें अगली दफ़ा कोई आए या ना आए, इनमें से तो मोस्टली स्टूडेंट अगली दफ़ा नहीं अप्लाई कर सकेंगे। ये तो आपके इस पेपर के पैटर्न की भीड़ चढ़ जाएंगे। तो अगर ये मुमकिन नहीं है तो कम से कम फिर सबको पास किया जाए, हर किसी को फेवर के मार्क्स दिए जाएं। और जैसे कोरोना में स्टूडेंट को मैट्रिक में मार्क्स दिए गए हैं, उसमें तो बोर्ड की गलती नहीं थी, इसमें तो बोर्ड की नेग्लिजेंसी है। इस नेग्लिजेंसी की वजह से आपको नंबर देने चाहिए स्टूडेंट्स को, सबको ऐसे नंबर दे के कम से कम इंटरव्यू देने के लिए उनको एलिजिबल बनाना चाहिए। अगर ये भी नहीं किया जा सकता, तीसरा ये काम किया जाना चाहिए इसमें आईजी, पुलिस और बाकी जो अदारे हैं कि जितने भी किसी के मार्क्स हैं उसी मार्क्स की बेस पे मेरिट बनाया जाए, फिर फेल करके निकाला ना जाए किसी को। अगर किसी के 20 मार्क्स हैं तो उसका इंटरव्यू लिया जाए, इंटरव्यू के नंबर ऐड करके उसका मेरिट बनाया जाए। इसके किसी के 30 हैं, किसी के 35 हैं, किसी के 60 हैं, उसका उसी हिसाब से मेरिट बनाया जाए। फेल वाला क्राइटेरिया इसमें ना रखा जाए। ये तो फिर थोड़ा जो पेपर का जो डैमेज है इसको कंपनसेट किया जा सकता है। लास्ट में बस मैं कोई कैंडिडेट नहीं हूँ पंजाब पुलिस का, ना ही मेरा इससे कोई कंसर्न है, लेकिन मैं तो ये टेस्ट देख के, और मैं बहुत से उम्मीदवार जो मेरे पास गाइडेंस के लिए आते रहते हैं, तो उनको देख के, उनकी मेहनत देख के मुझे दुख होता है कि एक साल से स्टूडेंट लगे हुए हैं, अपनी आंखों में ख्वाब सजा के, अपनी जेब खर्च से किताबें, नोट्स ख़रीदे, उन्होंने हर एस्पेक्ट पे जाके तैयारी करने की कोशिश की। जितना जैसे मतलब पिछले टेस्ट होते रहे हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए उनकी नज़रों में उनके घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं, अपने आँखों में ख्वाब बसाए बैठे हैं कि कब टाइम आएगा, पेपर देंगे, हम कामयाब होंगे, और हम पुलिस को देख के, पुलिस की यूनिफॉर्म को देख के तसव्वुर इमेजिन करते हैं कि हम इसके एप्लीकेंट हैं, हम इंशाल्लाह कभी सिलेक्ट होंगे। और एक बंदा एक इंतहाई गैर मेयारी पैटर्न पे पेपर बना के उनके ख्वाब तोड़ देता है। कईयों के इंतज़ार करते करते उनके पेरेंट्स दुनिया से चले गए। पिछले दिनों एक स्टूडेंट, मैं उसको जानता हूँ, उसके वालिद की डेथ हो गई पेपर से एक हफ़्ता पहले। तो ये इन कैंडिडेट की क्या गलती है? ये बेचारे मेहनत करके जॉब हासिल करना चाहते हैं, इसके अलावा क्या गलती है इनकी? 1.5 साल से जलील किया इनको, इंतज़ार की सूली पे चढ़ाया और पेपर लिया तो फिर ऐसा। तो इनका हक नहीं है कि ये जॉब हासिल कर सकें। मुश्किल पेपर आना या कम मेरिट बनना कोई बात नहीं थी, तो शायद इस पे कैंडिडेट बाहर ना निकलते। मुश्किल पेपर आप जितना मर्ज़ी बना दें, आप दोबारा इसको कैंसिल करें, पैटर्न बता के जितना मर्ज़ी मुश्किल पेपर बनाएं, ये कैंडिडेट उस पर लड़ेंगे, उस पर मुकाबला करेंगे और आपकी तवक्का से ज़्यादा, बल्कि आपसे भी ज़्यादा काबिलियत शो करेंगे। लेकिन उनको लड़ने तो दें, उनको बताएं कि इसमें से पेपर आएगा, वो उस हिसाब से तैयारी करेंगे, आपको वो लड़के कामयाब होकर दिखाएंगे। लेकिन जैसे आपने पेपर बनाया, आपने तो हाथ पांव बांध के उसको मैदान में फेंका, वो क्या लड़े इस पे? वो एहतजाज ना करे तो फिर क्या करे? आप पैटर्न बताएं, उसके हाथ पांव खोलें, उसको लड़ने दें। जो लड़के हारेगा तो वो बर्दाश्त करेगा इसको, वो एहतजाज के लिए फिर नहीं निकलेंगे। वो अपना हक, अब तो हक मांग रहे हैं वो अपना। आप उसको पैटर्न बताएं, दोबारा पेपर लें, जितना मर्जी मुश्किल पेपर बनाएं, कम मेरिट बनेगा कोई बात नहीं, मुश्किल सवाल दें, पैटर्न बना के दें, एक मेयार के मुताबिक टेस्ट दें, तो वो आपको करके दिखाएंगे। मैं जानता हूँ, मैं बहुत से स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो इतने कमिटेड हैं कि आप जैसा मर्जी पेपर बनाएं, वो इंशाल्लाह आपको उसमें कम्पीट होकर दिखाएंगे। और आखिर में अब मैं बस इन स्टूडेंट्स का देख के, इनके छोटे छोटे ख्वाबों को देख के मेरे दिल में ये आया कि मैं भी इस पे बात करूं, मैं भी रिक्वेस्ट करूं जो अथॉरिटीज़ हैं जो इसको हल कर सकती हैं, कि वो इनके बारे में सोचें, इन कैंडिडेट के फ्यूचर के बारे में सोचें। और आखिर में मैं कैंडिडेट से भी ये कहूँगा कि
आप लोगों ने हिम्मत का मुज़ाहरा करना है, इतना अरसा आपने वेट किया, इंशाल्लाह इसका कोई बेहतर नतीजा निकलेगा। आप लोग भी ये मेरी वीडियो शेयर करें ताकि उन लोगों तक पहुँचे, किसी न किसी ऐसे बंदे तक पहुँचे जिसके हाथ में कुछ हो करने के लिए, उसको ये बातें समझ आएँ। जो लॉयर भी हैं, अगर जिसने लॉयर हायर किए हैं, उनको भी ये जो मैंने पॉइंट उठाए हैं, ये पॉइंट डिबेट के लिए अदालत में ज़रूर पेश करने चाहिए। आप इसको शेयर करें ताकि उन तक पहुँचे और फिर अदालत में जो बोर्ड होगा, जो मैंने यहाँ पे पॉइंट उठाए इनके जवाब वहाँ पे जवाब दे ऑनरेबल अदालत के सामने। तो बाकी आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, तो उस पर इंशाल्लाह जब तक ये प्रोसेस चल रहा है, मैं आपकी रहनुमाई के लिए जहाँ तक हो सका मैं आपके साथ रहूँगा, और जो मेरे बस में हुआ वो मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा। आपको किसी किस्म की गाइडेंस की ज़रूरत हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं मुझे, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दूँगा। तो आप लोगों ने बहरहाल हिम्मत नहीं हारनी। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।